गोरी बहू की मुंह दिखाई और काली बेटी की विदाई। सुनिए जी, सारी तैयारी हो गई, कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ शोभा, सारी तैयारियां हो गई है। अब तो बस बहू के शुभ कदम इस घर में पड़ने का इंतजार है। अरे देखो, रमन बहू को लेकर आ गया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। बहू, अपने सुंदर और गोरे पैरों से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। शोभा के कहने पर शोभा की बहू अनिका घर के अंदर प्रवेश करती है। अनिका के घर के अंदर प्रवेश करते ही वहां शालू आ जाती है, जिसे देखकर अनिका डर जाती है। मम्मी, चुड़ैल, बचाओ कोई। भाभी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि आपकी नंद हूँ। बहू डर मत, ये कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इसके इस काले रंग की वजह से हर कोई इसे देखकर डर जाता है। तुझे कहा था ना कि अपने कमरे से बाहर मत निकलियो। तेरी वजह से मेरी नई नवेली बहू डर गई। माँ, मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो मैं कैसे ना आती। आप लोगों ने मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। कम से कम मैं भाभी का गृह प्रवेश तो देख सकती हूँ ना। किसकी बहन? तू मेरी बहन नहीं है, समझी? तुझ जैसी काली लड़की मेरी कभी बहन नहीं हो सकती है। याद रख, तू सौतेली है और सौतेली ही रहेगी। आइंदा मुझे अपना भाई कहने की कोशिश भी मत करना। रमन की बात सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शालू रजत की पहली पत्नी अंबिका की बेटी होती है। जन्म देने के कुछ ही समय बाद अंबिका की मौत हो जाती है, जिस वजह से रजत शालू को अपनी पत्नी का कातिल समझता है और उसे मनहूस समझने लग जाता है। शालू के काले रंग से शालू से सभी नफरत करते हैं। शालू की सौतेली माँ और सौतेले भाई शालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। शालू को नापसंद करने की वजह से सब उसके साथ नौकरों जैसे व्यवहार करते हैं। रमन, बहू को उसके कमरे में ले जा। थोड़ी देर में मुंह दिखाई के रस्म है, जब तक वो आराम कर लेगी। शोभा के कहते ही रमन अनिका को कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर में अनिका अच्छे से तैयार होकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाती है। शोभा और रजत अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम करते हैं, जिसे देखकर सारे पड़ोस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अनिका के आते ही बारी बारी सभी लोग मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। मुंह दिखाई की रस्म में अनिका के गोरे रंग की वजह से सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और बहुत सारे तोहफे भी देते हैं। दूर खड़ी शालू ये सब देख रही होती है। शालू अपने भाई की शादी के लिए खुश तो होती है, लेकिन अपने साथ हो रहे बर्ताव से उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। ओ मेरी काली सौतेली ननद, ये तेरे हाथों में इतना सुंदर सूट क्या कर रहा है? इधर तो ला। इतना कहकर अनिका शालू के हाथों से वो सूट छीन लेती है। भाभी, ये सूट मेरा नहीं, मेरी माँ का है। उनकी ये आखिरी निशानी है मेरे पास। आप प्लीज इसे मुझे वापस कर दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन तू इतने सुंदर सूट का क्या करेगी? इसका रंग तो देख, कितना प्यारा है। अगर ये सूट तू पहनेगी तो इसकी तो सारी की सारी रौनक ही चली जाएगी। ये सूट तो मुझ जैसे सुंदर लोगों के लिए बना है, ना कि तुझ जैसी काली के लिए। अरे कभी अपनी शक्ल तूने आईने में देखी है? एक कौवा भी तुझसे कम ही काला होगा। मैं जानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन प्लीज ये सूट आप मुझे वापस कर दीजिए। इसे लेकर आपको क्या मिलेगा? मेरे पास मेरी माँ की इस आखिरी निशानी के अलावा और कुछ नहीं है। प्लीज भाभी। शालू रोते हुए हाथ जोड़कर अनिका से अपनी माँ का सूट मांगती है, लेकिन अनिका उसे सूट वापस नहीं करती है और उस सूट को ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। इतना सब कुछ शालू के सहने के बाद भी सारा परिवार शालू से परेशान रहता है, इसलिए अब सभी लोग उसकी शादी करने का सोचते हैं। पंडित जी, इस काली और मनहूस लड़की को हम अब और नहीं झेल सकते। आप जल्दी ही इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ कर ला दीजिए। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप कुछ भी कीजिए और इस मुसीबत को इस घर से हमेशा के लिए दफा कर दीजिए। अब मैं इसकी शक्ल और नहीं देख सकता हूँ। मेरी नजर में एक रिश्ता है, लेकिन उस आदमी की उम्र कम से कम 45 से 50 साल है, लेकिन वो एक जवान लड़की से शादी करना चाहता है। इसके लिए वो आपको अच्छी खासी रकम भी देगा। अगर ये बात है तो पंडित जी, आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए, है ना? अब बस एक जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाइए। शालू के घर वाले उसका रिश्ता एक 50 साल के बूढ़े आदमी से तय कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि शालू की जिंदगी इस शादी के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, लेकिन किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूर खड़ी शालू ये सब देख रही होती है। शालू समझ जाती है कि उसके परिवार वाले सौतेले ही रहेंगे, वो उसके कभी भी अपने नहीं हो सकते। कुछ ही दिनों में घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। रजत और शोभा इस शादी में काफी कंजूसी करते हैं। वो कोई भी शादी से पहले की रस्म नहीं करते हैं और शादी के जोड़े की बजाय शालू को एक सस्ती सी साड़ी दे देते हैं।
शोभा और रजत अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंडप डालकर शादी का टेंट लगा देते हैं। थोड़ी देर में बारात आ जाती है, जिसे अपने कमरे में खड़े होकर शालू देख रही होती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो रो कर कहती है, देख रही हूँ माँ, आपके जाने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या सितम हो रहे हैं। अरे ये सब लोग तो मेरे सौतेले हैं, लेकिन पिताजी वो तो मेरे सगे हैं ना। कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शालू रो रही होती है कि तभी अनिका आ जाती है। ओ मेरी काली ननद, अब ये रोना धोना बंद करो। नीचे तुम्हारा दूल्हा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा। अनिका शालू को नीचे ले आती है। शालू के नीचे जाते ही शादी की रस्म शुरू हो जाती है और देखते ही देखते शालू की शादी उस बूढ़े आदमी से हो जाती है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो शालू नम भरी आंखों से अपने पिता की तरफ देख रही होती है कि तभी, अब देख क्या रही है, जा, अब तो तेरी शादी हो गई है, अब क्या यहीं खड़ी रहेगी। और ये ले, मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आई थी, इस साड़ी को हम सबका शगुन समझ कर ले जा। इतना कहकर सारा परिवार अंदर चला जाता है और बेचारी शालू ये सब देखती रह जाती है। शोभा और रजत शालू की विदाई पर एक पैसे का भी खर्च नहीं करते हैं। ऐसी विदाई देखकर शालू बस रो रही होती है। शादी के बाद शालू की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती। शालू का 50 साल का बूढ़ा पति शराब पीकर रोज शालू को मारा करता था। शालू अब इन जुल्मों को सहकर थक चुकी थी, इसलिए अब वो कहती है, बहुत हो गया, मैं जितना जुल्म सहूंगी ये लोग मुझ पर और जुल्म करेंगे। अब मुझे ही मेरे हक के लिए लड़ना होगा। इतना कहकर शालू सब कुछ छोड़कर पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहां वो अपने ऊपर बीती सारी बातें पुलिस को बताती है। जिसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले शालू के घर वालों को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद उसके 50 साल के बूढ़े पति को। शालू बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ को ऐसे जेल में कैसे बंद करवा सकती है। अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो तू हमें बता देती, हमने कौन सा तेरे साथ जबरदस्ती की। कौन बेटी अपने सगे बाप को जेल करवाती है। तो आप लोगों को याद आ गया कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता है। ये रिश्ता तब याद नहीं आया जब आप लोग मुझ पर दिन रात सितम करते थे। रुबीना बेटा, कब तक पढ़ती रहेगी। ये ले, मैं तेरे लिए तेरे मन पसंदीदा बादाम का हलवा लेकर आई हूँ और साथ में दूध। जल्दी से इसे खाकर दूध पी ले। माँ, आप तो जानती है ना मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं उसी की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बाद में खा लूंगी, आप इसे रख दीजिए। ऐसे कैसे रख दीजिए, चुपचाप से इसे खा लो वरना मैं जबरदस्ती खिला दूंगी। क्या भाभी, आप भी ना, खा रही हूँ बस। अरे मुस्कान, मैंने तो तुझे वो साड़ियाँ दी थी, तूने उसे धो दिया था। वो साड़ी तो मैंने पायल को दी है धोने के लिए, ना जाने उस मनहूस ने वो साड़ी धोई भी होगी या नहीं। मुस्कान, तूने भी किस मनहूस के हाथों में मेरी साड़ी दे दी। अब तो वो साड़ी मैं पहन भी नहीं सकती। उसके साड़ी को हाथ लगाते वो साड़ी भी मनहूस हो गई होगी। लेकिन माँ जी, हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। आप तो जानती हो आजकल महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अगर घर के कामों के लिए हम कोई नौकरानी रखेंगे तो बहुत ज्यादा पैसों की मांग करेगी। ये तो 2 रोटी में ही सारे काम कर देती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ कि उसने साड़ी धोई है या नहीं। मैंने तुझे साड़ी धोने को कहा था ना, और तू बैठकर यहाँ पढ़ रही है। भाभी, आप जानती हैं ना कि कॉलेज के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। मैं उसी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, बस थोड़ी देर, मैं फिर उसके बाद आपकी साड़ी धो दूंगी। हे भगवान, तुझे कितनी बार कहा है मुझे भाभी मत बोला कर। तुझ मनूस की जुबान से मैं भाभी नहीं सुन सकती। तेरी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकर जितनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तू यहाँ पढ़कर करेगी क्या। तेरी इस काली मनहूस शक्ल को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुझे अपने घर की नौकरानी भी रखेगा। और तू पढ़ लिख कर कंपनी में जॉब करने की सोच रही है। भाभी, आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हैं? मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? रुबीना की तरह मैं भी इस घर की बेटी हूँ, लेकिन मुझ में और रुबीना में जमीन आसमान जितना फर्क क्यों किया जाता है? अपने आप को रुबीना से कंपेयर मत कर, समझी? तूने रुबीना को देखा, कितनी सुंदर है वो। घर के लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं है वो। और तू, अरे तुझ जैसी मनहूस काली को हमने अपने घर में रखा है, उसका एहसान मान, वरना कोई और होता ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल देता। अब चल उठ और जाकर माँ जी की साड़ी धो और ये किताबें इधर ला। आज के बाद तेरा कॉलेज जाना बंद, तू सिर्फ अब घर के काम ही करेगी। इतना कहकर मुस्कान पायल के हाथों से किताबें छीन कर ले जाती है और बेचारी पायल रोती रह जाती है। पायल और रुबीना दोनों बहनें होती हैं, लेकिन रुबीना दिखने में काफी सुंदर होती है, लेकिन वहीं पायल का रंग काफी काला होता है। पायल के काले रंग की वजह से पूरा परिवार उसे हमेशा मनहूस मानता था, और वहीं रुबीना को घर की लक्ष्मी बचपन से ही दोनों बहनों में
हमेशा फर्क किया गया। जहाँ एक तरफ सारा परिवार रुबीना की खातिरदारी में लगा रहता, वहीं दूसरी तरफ कोई पायल से एक गिलास पानी भी नहीं पूछता। ये सब देखकर पायल दिन रात रोती है, लेकिन पायल का दुख किसी को भी नहीं दिखता। सब पायल के साथ नौकरों जैसा सलूक करते हैं। माँ, पिताजी, ये रुबीना कहाँ रह गई? कब से हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, और जब तक वो फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं करेगी तब तक हम में से कोई भी फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकता। वीर बेटा, मुस्कान रुबीना को ही लाने गई है, बस वो लोग आते ही होंगे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन कहीं आपने उस मनहूस काली पायल को तो नहीं बुला लिया? उसके कदम पड़ते ही कहीं अपशगुन न हो जाए। वीर बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं उस मनहूस को बुलाकर क्यों हम सबका इतना बड़ा नुकसान करवाऊंगी? मैं जानती हूँ जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ेंगे वहाँ वो मनहूसियत फैलाएगी, इसलिए हमने उसको बुलाया ही नहीं। कविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी मुस्कान रुबीना को लेकर आ जाती है। रुबीना के आते ही रुबीना रिबन काटकर फैक्ट्री का उद्घाटन करती है और सब खुशी से ताली बजा रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूर खड़ी पायल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। पायल के भाई वीर ने एक फैक्ट्री खरीदी थी जिसके उद्घाटन के लिए सब लोग गए थे, लेकिन पायल को इस बारे में कोई नहीं बताता। अपने भाई की खुशी के लिए पायल बिना बताए सबका पीछा करती है और उद्घाटन वाली जगह पहुंच जाती है। दूर खड़ी पायल मुस्कुरा तो रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन, तुम सबके लिए आज मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। क्या खुशखबरी लेकर आए हैं आज आप हम सबके लिए? अरे वो मिसेस कपूर है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए हमारी बेटी रुबीना का हाथ मांगा है। पिताजी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शादी के बाद तो हमारी रुबीना वहाँ रानी बनकर रहेगी। हाँ, लेकिन एक परेशानी भी है। उन्होंने रिश्ता अपने दोनों बेटों के लिए मांगा है। बड़े बेटे के लिए तो रवीना का और छोटे बेटे के लिए पायल का। वो चाहती है कि हमारी दोनों बेटियां उनकी घर की बहू बने। रुबीना की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दिया। शादी के बाद जब इस मनहूस के काले कदम उस घर में पड़ेंगे तो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रुबीना का पति शादी के बाद रुबीना को अपने साथ विदेश ले जाएगा। हमारी बेटी विदेश में ही रहेगी और वो मनहूस यहीं पर रहेगी। इससे हमारी बेटी की जिंदगी में कोई भी मनहूसियत नहीं फैलेगी। आनंद की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब सारे परिवार शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से लग जाते हैं। पायल को अपनी शादी की खबर सुनकर बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब रुबीना और पायल की हल्दी का समय आ जाता है। रुबीना बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए कितना प्यारा हल्दी का जोड़ा लेकर आई हूँ, और ये फूलों की ज्वेलरी। चलो जल्दी से अब तैयार हो जाओ और नीचे आ जा। सब लोग तुझे हल्दी लगाने के लिए बेताब हो रहे हैं। माँ, मेरा हल्दी का जोड़ा कहाँ है? क्या तेरा हल्दी का जोड़ा? तेरे लिए कोई जोड़ा वोड़ा नहीं है। जो कपड़े पहने हैं उसी में ही तुझे हल्दी लगेगी। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अब ये काली मनहूस मेरे साथ बैठकर हल्दी लगवाएगी। माँ, मुझे इसके साथ बैठकर हल्दी नहीं लगवानी है। मैं नहीं चाहती कोई अपशगुन हो। रुबीना बेटा, तू फिक्र मत कर, इसको हल्दी लगेगी, लेकिन इससे हल्दी कोई लगाएगा नहीं। ये खुद ही अपने आप को हल्दी लगाएगी। और हाँ, खबरदार अगर तू नीचे आई तो। हाँ, ये ले हल्दी, जल्दी उठा इसे और जाकर अपने कमरे में बैठकर जितनी मन चाहे उतनी हल्दी लगा ले। लेकिन हल्दी लगाने का फायदा भी क्या होगा? रहेगा तो तेरा रंग काला ही। मुस्कान पायल को हल्दी जमीन पर फेंक कर देती है, जिसे देखकर पायल को बहुत रोना आता है और वो हल्दी उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद जहां एक तरफ सब लोग रुबीना को मिलकर हल्दी लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बेचारी पायल रोते हुए अपने आप को अकेली बैठकर हल्दी लगा रही थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शादी के दिन करीब होते हैं कि अचानक शादी की भागम दौड़ी में आग लग जाती है। ये इतनी भयानक होती है कि धीरे धीरे पूरे घर पर फैल जाती है, जिसके बाद सारा परिवार बाहर आ जाता है, लेकिन रुबीना अंदर ही फंस जाती है। मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची अंदर रह गई, कोई बचाओ। आग इतनी फैली होती है कि कोई भी अंदर जाने को राजी नहीं होता, लेकिन पायल ये सब कुछ छोड़कर और अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान पर खेलते हुए अंदर जाती है और रुबीना को बचाकर लाती है। आज पायल की वजह से ही रुबीना की जान बच पाती है, जिसे देखकर सबको अपनी गलतियों का एहसास होता है और सब हाथ जोड़कर पायल से माफी मांगते हैं।
पायल बेटा, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग की वजह से मैंने तुझे हमेशा मनहूस समझा। अगर आज तू ना होती तो हम रुबीना को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। हाँ पायल, मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अपने सारे परिवार को अपने सामने हाथ जोड़ता और माफी मांगता देख पायल सबको माफ कर देती है। अब जिसके बाद सारा परिवार रुबीना के साथ साथ पायल को भी बेहद प्यार करता है और दोनों बेटियों की मिलकर अच्छे से शादी करता है। शादी के बाद दोनों ही बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं।